everybody, welcome to KS Artani Education. I hope you all are doing well. हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लास 12th का गुजरात बोर्ड इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का बन गया है, जिसमें हमने ये बार्टर सिस्टम का मीनिंग देखा था, कैसे मनी का ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, मनी के क्या मीनिंग है, क्या उसका फंक्शन है, सब पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ मनी भी देख लिया था। अब हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहली चीज जो आती है वो है आपका इन्फ्लेशन। मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन होता क्या है? सिंपल सेंस में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस में बढ़ावा होना, इंक्रीज होना। ठीक है। जनरली लोग जो हैं वो मानते हैं कि इन्फ्लेशन मतलब क्या, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस का बढ़ावा होना। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक क्लियर मीनिंग है जो कि आपको यहाँ मिल जाएगी। डॉक्टर एपी लर्नर के हिसाब से जब डिमांड जो है वो बढ़ जाए, सप्लाई घट जाए, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। डॉक्टर एसी पाइक के हिसाब से इन्फ्लेशन तब होता है जब मॉनेटरी इनकम जो है वो बढ़े रियल इनकम से भी ज्यादा तेजी से। मतलब जब जब लोगों की रियल इनकम नहीं बढ़ती लेकिन मॉनेटरी इनकम बढ़ती है। इसका एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरी सपोज कर लीजिए 30,000 मेरी रियल इनकम है, मैं हर महीने 30,000 रुपीज कमाती हूँ। लेकिन मेरी जो मॉनेटरी इनकम है, यानी जितना मुझे खर्चा करना है, वो और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन आएगा। कांस्टेंट और स्टेडी जब इंक्रीज होगा प्राइस में, तो हमारा परचेजिंग पावर जो है वो घटता चला जाएगा, चीजों को खरीदने की ताकत हमारी कम हो जाएगी। जेएम कीन्स मानते हैं कि जो रियल सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, वो तब आती है जब मनी इनकम बढ़े, मतलब हमारी इनकम बढ़े लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारी इनकम और ज्यादा बढ़ रही है। कहने का मतलब ये चीजें मिल जरूर रही हैं, लेकिन उनको खरीदने जितनी सफिशिएंट हमारी इनकम नहीं है। इन सारी डेफिनेशन से हम आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं इन्फ्लेशन के। पहला है कि प्राइस लेवल बढ़ते जाएगा। दूसरा है कि सेक्टर्स जितने भी हैं हमारी इकोनॉमी में, प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्री और टर्शरी यानी सर्विस, सब में प्राइस राइज आएगा। परचेजिंग पावर जो है हमारा कम हो जाएगा, हमारे पास पैसे भले होंगे लेकिन हम खरीद नहीं पाएंगे चीजों को। और प्राइस लेवल जो है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी प्राइस लेवल आपका बढ़ते जाएगा, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करनी है इन्फ्लेशन को बेटर समझने के लिए। सबसे पहला, जब गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है और सप्रेस करती है प्राइस लेवल पे, मतलब इतना ही प्राइस बढ़ना चाहिए, इस पे वो ध्यान देती है रूल्स के जरिए, लॉ के जरिए, सब्सिडी के जरिए, तो तब भी इन्फ्लेशन आता है, भले ही प्राइस राइज ना हो। आपको पता है पेट्रोल का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता अगर ये गवर्नमेंट के सप्रेशन नहीं होते तो। इसको अपने बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, यानी दबाया हुआ चीज। उस इन्फ्लेशन को सरकार ने दबा दिया है। अगर इकोनॉमी में छोटे टाइम में, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, प्राइस जो है कुछ गुड्स और सर्विसेज की बढ़ती है या जो भी हो रहा है, तो उसको अपने इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन तब आएगा जब लॉन्गर टाइम के लिए वो चीजें होती रहेंगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब अनएम्प्लॉयड रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जब इनका इस्तेमाल नहीं होता, तब आपका प्राइस राइज होता है। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा चार्ज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलता है। फिर फैक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्राइजेस गिरेंगे। इसको ऐसे समझिए, सपोज कर लीजिए आप किसी कपड़े की फैक्ट्री को चला रहे हैं। आप प्रोड्यूसर हैं क्लोथ के, आपके पास क्लोथ ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉटन का प्राइस है वो बढ़ा हुआ है, तो आप कॉटन को खरीद नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपके पास क्लोथ नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही कॉटन का प्राइस सरकार दबा देगी, गिरा देगी, आप उस कॉटन को खरीद लेंगे और उसके बाद आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो पहले अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास काम नहीं था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, अब उनके पास काम आ जाएगा, राइट। और जैसे उनके पास काम आ जाएगा, आपका क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे सब ऑटोमेटिकली लेवल पे आएगा। क्लोथ आपने प्रोड्यूस कर लिया, अब आपका क्लोथ जो है मार्केट में बिकने को जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड भी अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा। होपफुली ये समझ आ गया। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका अनएम्प्लॉयड रहता है तो प्राइस बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो इसको एम्प्लॉय करने के लिए, यानी आपके अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है,
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनको यूज़ करने के लिए, उनको चलाए रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उनको उनके बीच में आएँ और जो चीज़ों के दाम है वो घटाएँ, तभी आपके प्राइसेस जो हैं वो घट जाएँगे। तो कहने का मतलब सिंपली, अगर आपके पास पूरी एम्प्लॉयमेंट है, फिर भी प्राइस लेवल बढ़ रहा है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने इन्फ्लेशन कहेंगे और ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होता है। इन्फ्लेशन के कॉजेस देखें तो इन्फ्लेशन का मीनिंग है प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज में बढ़ावा होना सारे सेक्टर्स में। दो ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, और वो है आपके डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई क्या है, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है, फिर भी एक बार देख लो। डिमांड मतलब कस्टमर मांग रहा है मुझे ये चीज चाहिए, सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर चाह रहा है कि मैं ये चीज बेचूं, ठीक है, सिंपल से वर्ड्स में है ये। तो दो फैक्टर्स जो आपके मेजर फैक्टर्स जो आपके इन्फ्लेशन को लाते हैं, वो है आपका डिमांड का बढ़ना और दूसरा है प्रोडक्शन की कॉस्ट का बढ़ना। सबसे पहला फैक्टर अगर हम समझना चाहें जो है इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड की चीज कोई भी चीज हो, उसकी डिमांड में अगर बढ़ावा हो रहा है तो उसकी प्राइस भी सिंपल सी बात है बढ़ेगी। इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, कोविड के टाइम पे एक इंजेक्शन थी जो लगाने से लोग समझते थे, या ऐसा सच में था भी, कि उससे कोविड ठीक हो जाता था। तो जैसे जैसे अब सबको चाहिए वो इंजेक्शन, तो उसकी डिमांड भी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। उस वजह से वो इंजेक्शन, एक पर्टिकुलर इंजेक्शन 50,000 1 लाख ऐसे बिकता था। अगर सप्लाई नहीं दी जाएगी उस पर्टिकुलर चीज की, या सप्लाई जो है डिमांड से कम धीमी स्पीड पे दी जाएगी, तो प्राइस बढ़ेगी। और अगर इस कारण आपका डिमांड होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट का मतलब है टोटल, टोटल डिमांड जो है वो ज्यादा है टोटल सप्लाई से, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसको बोला जाता है। मेजर रीजंस इसके हैं, सबसे पहला इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। जो मॉनिटरिस्ट्स हैं, जो आपके पैसों को पढ़ते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन है, मतलब पैसों के जरिए ही इन्फ्लेशन आता है, पैसों के कारण ही आता है। उनके हिसाब से अगर किसी स्टेट में पैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, लोगों की तनख्वाह बढ़ जाएगी, उनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, आज अगर मेरे पास पैसे होंगे मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। अच्छा, अगर इस डिमांड को आपको इसके बदले में अगर सप्लाई नहीं बढ़ता है, तो प्राइस बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। मैस्लो हमको कहते हैं टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेस इन्फ्लेशन। अगर बहुत सारे पैसे हैं और बहुत कम गुड्स हैं तो इन्फ्लेशन आएगा, सीधी सी बात है। पब्लिक या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना। अगर आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट है जैसे कि इंडिया, वो कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप करने में इस समय लगी हुई है, तो हम जानते हैं गवर्नमेंट कई सारे खर्चे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे, बेसिक यूटिलिटीज के पीछे, एम्प्लॉयमेंट के पीछे। इसके कारण इकोनॉमी में जो मनी का सप्लाई है वो बढ़ जाता है। इसके कारण जो इनकम है लोगों की वो बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इससे आपका जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है। अगर गवर्नमेंट मनी जो है वो सर्कुलेट कर रही है और जो ज्यादा मनी है वो डाले जा रही है, क्यों? क्योंकि उसको खर्चे और करने हैं, तो जनरल प्राइस लेवल आएगा। इसलिए हमारा जो आरबीआई है वो मनी को कंट्रोल करता है, कितना मनी मार्केट में होना चाहिए, कितना सर्कुलेट करना चाहिए, वो कंट्रोल करता है आपका आरबीआई। थर्ड रीजन है ओवर पॉपुलेशन। इंडिया में हर साल 2% इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का, जिसके कारण इंडिविजुअल्स की डिमांड जाहिर सी बातें बढ़ी जाएगी। ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, ये इसमें डिमांड कौन कौन सी बढ़ रही है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। जब बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं दिए जाते हैं तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट से हमारा मतलब है फूड, क्लोथ, वाटर, शेल्टर, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एजुकेशन, जैसे जैसे अब सपोज कर लीजिए हमारे कंट्री में 1 लाख लोग खा सकें, उतना फूड हमारा कंट्री बना सकता है, उगा सकता है, लेकिन खाने वाले सपोज 2 लाख हैं, तो वो फूड महंगा होगा ही, जाहिर सी बात है। जब पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है लेकिन उनका परचेजिंग पावर बढ़ता है उनकी इनकम के कारण, तो अगेन प्राइस लेवल आपका बढ़, और इसी के कारण जो मनी का सप्लाई है उसके कारण आपका डिमांड बढ़ता है और प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं, और इससे हो जाता है इन्फ्लेशन।
सेकंड जो रीज़न है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ जाना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके लिए होता है? प्रोड्यूसर के लिए, सप्लायर के लिए। जो प्राइस को इफेक्ट करता है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अगर प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप या रॉ मटेरियल कोई भी चीज़ अगर उसको महंगे में मिल रही होगी तो वो उस चीज़ को बेचेगा भी महंगे में ही, सीधी सी बात है। ये सप्लाई ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट्स हैं जो ऐसा मानते हैं कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। ये सही बात है। अगर आपका रॉ मटेरियल, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट, वर्कर का वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन ये सब बढ़ते हैं तो गुड्स और सर्विसेज का प्राइस भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन अगर इसके कारण आता है, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण आता है, तो उसका नाम दिया गया है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या तो फिर सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। दो पर्टिकुलर अपन ने इन्फ्लेशन के टाइप पढ़ लिए, एक ये था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, और जो दूसरा अपन ने यहाँ पर अभी भी पढ़ा था फर्स्ट वाले में वो था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दो है, ठीक है। अदर रीजंस जो तीसरा इसका पार्ट है, कुछ और रीजंस हैं इन्फ्लेशन के। सबसे पहला है डिमांड का बढ़ना। जो अपन ने मेजर रीजंस पढ़े वो है डिमांड का बढ़ना और प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कुछ भले वो माइनर फैक्टर्स हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में भी वो प्राइस लेवल्स में अच्छा खासा स्पाइक यानी इंक्रीज लेकर के आ सकते हैं। एग्जाम्पल है कोई इंडस्ट्री अगर फॉरेन इंपोर्ट पे बेस्ड है, मतलब उसकी जो चीज़ें हैं वो आती ही फॉरेन से हैं, अगर इंपोर्ट एक्सपेंसेस में इंक्रीज है यानी कि आपकी कस्टम ड्यूटी या जितने भी टैक्सेस लगते हैं या ट्रांसपोर्टेशन उसमें बढ़ावा हो रहा है, उनके प्राइजेस में बढ़ावा हो रहा है, तो ऐसी कंटिजेंसीज में ऐसे जो आपकी पर्टिकुलर इमरजेंसीज हैं उसमें आपका प्राइस राइज हो सकता है। बेसिकली डिमांड और प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा, इन्फ्लेशन के अलावा, मतलब इन दोनों के अलावा इन्फ्लेशन में और भी माइनर फैक्टर्स जो हैं वो मायने रखते हैं। जैसे अभी मैंने बताया टैक्सेस यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी बदलती है, उसमें टैक्स रेट में इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा और इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगा। इंपोर्ट की प्राइस अगर बढ़ रही है, इंडिया में 70% पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट से आते हैं। अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल के रेट्स में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी, और इससे दूसरे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। लास्ट है स्कैरसिटी। अगर कोई भी चीज़ जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो कम पड़ जाए, स्कैर्स हो जाए, रिड्यूस हो जाए, जितनी चाहिए उतने से नहीं, उतनी ना हो, तो भी प्राइस लेवल आपकी बढ़ जाएगी। अगर स्कैरसिटी लंबे समय तक चलेगी तो वो चीज़ जो है वो प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है, और इसके कारण इन्फ्लेशन आएगा। चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। होपफुली ये समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में जाइए और अपने व्यूज़ को शेयर करिए। थैंक यू सो मच अगेन। हैव अ गुड डे।